हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। मेरे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, then find the height of the building. Question में दिया है the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree. तो यहाँ पर आपको एक टावर बना देना है yx और एक बिल्डिंग बना देना है ab और यहाँ पे बोला है कि अगर हम बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन निकालेंगे कहाँ से, फुट ऑफ द टावर से, तो वो आएगा 30 डिग्री। और बोला है कि अगर हम टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे कहाँ से, फुट ऑफ द बिल्डिंग से, तो वो आएगा 60 डिग्री। तो इस चीज़ को आपको डायग्राम में बना देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। एक देख सकते हैं ट्राइंगल ABX बन रहा है और एक बन रहा है ट्राइंगल YXB। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पर tan 30 डिग्री का यूज़ करके BX का वैल्यू निकाल देंगे AB√3 और YXB ट्राइंगल में tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री यूज़ करके AB का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो BX का वैल्यू निकाला गया था tan 30 से, उसको यहाँ पर पुट किया गया इसकी जगह पे, BX की जगह पे, और यहाँ पर वैल्यू पुट करके AB का वैल्यू आ जाता है इजीली। तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको tan की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इन वैल्यू से ही कंप्लीट हो जाती है। ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको दो ट्राइंगल्स दिए जाते हैं, दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए जाते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है ट्राइंगल, प्रॉपर्ली डायग्राम बना देंगे। अगर डायग्राम आपका सही होगा तो आपका आंसर सही तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, देन फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक रिवर है और रिवर के ऊपर एक ब्रिज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डैश्ड लाइन बनाई है। तो डैश्ड लाइन सपोज हम ब्रिज मान लेते हैं और पॉइंट P, ब्रिज पे एक पॉइंट है, राइट। और क्या बोला है कि बैंक्स ऑफ रिवर पे वो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बना रहा है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया हुआ है, तो इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ये 45 दिया हुआ है। तो ये अगर 45 है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होकर इक्वल होगा, तो ये भी 45 होना चाहिए, राइट। गलत लिख दिया था मैंने, तो ये भी 45 होना चाहिए। वैसे यहाँ पर भी और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है 30 डिग्री, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है, तो ये वाला भी 30 डिग्री बन जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं दो राइट एंगल ट्राइंगल देख सकते हैं, एक ट्राइंगल PDA और एक PDB। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में, तो पहले वाले राइट एंगल ट्राइंगल में tan 30 डिग्री यूज़ हो रहा है और दूसरे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में tan 45 डिग्री यूज़ हो रहा है। पहले राइट एंगल ट्राइंगल में AD का वैल्यू आ जाता है और दूसरे वाले में PD का वैल्यू आ जाता है। PD जो कि BD के बराबर है, उसका वैल्यू आ जाता है। PD BD के बराबर है और BD उस हिसाब से 3 मीटर हो जाता है। विड्थ ऑफ द ब्रिज आपको पूछा था AB है। AB किससे बनेगा? AB AD प्लस BD को ऐड करने से बनता है, तो ऐड करने से और इतना आंसर आ जाता है। अगर क्वेश्चन में अगर √3 का वैल्यू आपको दिया है तो आप √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदिसा लेक इज लोकेटेड इन द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। इट वॉज बिल्ड बाई द किंग ऑफ जैसलमेर एंड बिल्ड बाई गदसी सिंह इन द 14th century. The lake has many chhatris. One of them is shown below. Observe the picture. From a point A, h meter above the water level. Point A मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट ये वाला पॉइंट A है। फिर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द छतरी, जो कि पॉइंट B है। टॉप ऑफ द छतरी यानी ये पॉइंट B है, इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ इन वाटर, रिफ्लेक्शन इन वाटर, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट C पे आ रहा है, यानी इस पॉइंट पे आ रहा है, इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द छतरी अबव द वाटर लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर, then draw valuable figure based on the above information. Find the height h of the point A above the water level. यहाँ पे यूज़ करना है हमें √3 इज इक्वल्स टू 1.73। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेना पड़ेगा। आप कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि B जो है टॉप ऑफ द छतरी है और C पॉइंट क्या है, C पॉइंट B पॉइंट का ही रिफ्लेक्शन है पानी में। और यहाँ पर मैंने आप देख सकते हो इस जगह पे मैंने क्या किया, डैश लाइन बना दिया। तो डैश लाइन बताता है, ये वाला आप देख सकते हो जो डैश लाइन है यहाँ पे बनाया गया है, तो डैश लाइन रिप्रेजेंट करता है वाटर लेवल को। तो बोला क्या गया था कि एक पॉइंट A है, पॉइंट A जो है वो h मीटर ऊपर है वाटर लेवल से, यानी सी लेवल से। और जो छतरी का हाइट है, छतरी का हाइट 10 मीटर बोल दिया। कहाँ से बोला है, वो भी वाटर लेवल से ही बोला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर लेवल से जब हम ऊपर की तरफ छतरी की टॉप तक B तक अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो 10 मीटर होता है, यानी छतरी का हाइट 10 मीटर है। और क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन नीचे है तो रिफ्लेक्शन का हाइट भी 10 मीटर बनने वाला है। तो अगर A से लेकर वाटर लेवल तक h मीटर का डिस्टेंस है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है। सिमिलरली ये वाला जो वैल्यू है h मीटर है, वो D भी h मीटर के बराबर ही होने वाला है कि एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो वही अपोजिट साइड से इक्वल होकर
ये h है वो भी h बन रहा है। तो अगर ये DE अगर h है तो BD का वैल्यू ऑब्वियसली 10 माइनस h होगा, क्योंकि BE अगर 10 है तो BD क्या होगा 10 माइनस h होगा। तो यहाँ पर दो राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं, BDA बन रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल आप देख सकते हैं CDA। इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में जो जो वैल्यूज़ गिवन है उसके हिसाब से पुट कर देंगे। जैसे BDA में 1045 का वैल्यू यूज़ होकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू आ जाता है। वैसे ही ट्राइंगल CDA में 1060 डिग्री यूज़ होकर यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है। दोनों ट्राइंगल में x का वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि हमें मेन चाहिए h का वैल्यू, हाइट ऑफ दी, जो हाइट पे a पॉइंट है वो वाला निकालना है, h का वैल्यू निकालना है। तो दोनों ही ट्राइंगल्स में x का वैल्यू निकालने से दोनों इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। दोनों इक्वल होने से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा h, और इसको जब आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से आपको h का वैल्यू मिल जाता है। और यहाँ पे वैसे तो √3 का वैल्यू पुट करने को बोल रहा था 1.73, तो वो वैल्यू भी पुट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन and is surmounted by a vertical flagstaff of height 6 meter. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and top of the flag are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पर भी √3 इज इक्वल्स टू 1.73 लेना है। तो इस क्वेश्चन में जो जो गिवन दिया है उस हिसाब से आपको डायग्राम बना देना है। तो बोला है वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल टावर यानी यहाँ पर वर्टिकल टावर क्या है, BC है। फिर बोला है सरमाउंटेड ऑन अ फ्लैग स्टैफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 मीटर का फ्लैग स्टैफ यानी AB उसके ऊपर लगाया हुआ है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पॉइंट प्लेन में है जो कि D है, वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप का दिया है। ये जो पॉइंट D है, इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगर हम बॉटम का देखें, बॉटम मतलब ये हुआ फ्लैग स्टाफ का बॉटम, तो बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ है उसका भी एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 45 डिग्री, तो वो भी मेंशन किया गया है। फिर यहाँ पर आप दो राइट ट्राइंगल देख सकते हैं कि ट्राइंगल BCD और एक ट्राइंगल ACD है। तो ट्राइंगल ACD में 1045 डिग्री का वैल्यू पुट करके आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर CD का वैल्यू आ जा रहा है, और ट्राइंगल BCD पे आप 1030 डिग्री वैल्यू पुट करके CD का वैल्यू निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको क्या पूछा गया था, आपको पूछा गया था हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट ऑफ द टावर क्या है, BC है, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दोनों ट्राइंगल में CD का वैल्यू निकालेंगे। CD का वैल्यू निकालने से दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वेट हो जाएगा, और इक्वेट होने से आप देख सकते हैं वेरिएबल बचा BC, और BC क्या है, हाइट ऑफ द टावर। उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 30 degree. Find the speed of the boat in meters per second. यहाँ पर भी √3 लेना है, लेकिन √3 का वैल्यू यहाँ पे 1.732 लेना है। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक लाइट हाउस है जिसका की लेंथ, जिसका हाइट दिया है 100 मीटर, तो लाइट हाउस को AB कंसिडर किया गया है, और ये बोला है कि इसको 2 मिनट लगता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोला है, मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम लाइट हाउस। तो अवे फ्रॉम मतलब जो मैन है वो C से D की तरफ जा रहा है, और C के D तरफ जाने से क्या हो रहा है कि C पे जब वो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाता है, और जब वो D पे पहुंच जाता है तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना लेता है, और वो C से D तक जाने के लिए कितना टोटल 2 मिनट्स का टाइम लेता है। तो वो चीज़ आपको मेंशन कर लेना है। मेंशन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल देख सकते हैं आप, ट्राइंगल ABC एक बन रहा है, राइट ट्राइंगल बन रहा है, और एक ट्राइंगल ABD राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो इन दोनों ट्राइंगल में देख सकते हैं 1060 का वैल्यू यूज़ करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे BC का वैल्यू निकाल देंगे। वैसे ही ट्राइंगल ABD में अगर आप देखेंगे, ट्राइंगल ABD में 1030 का वैल्यू यूज़ करके आप यहाँ पे BC प्लस CD इज इक्वल टू 100√3 निकाल देंगे। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 में जो BC का वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे BC की जगह पे, तो यहाँ पर क्या होगा, CD बचेगा, राइट। और यहाँ पर हमें CD क्यों चाहिए, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द बोट निकालना है ना। स्पीड के लिए डिस्टेंस पता होना चाहिए, टाइम पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टाइम तो ऑलरेडी दिया है, वो भी मिनट्स में भी दिया है, हमारा काम आसान हो गया। बाकी बचा डिस्टेंस। डिस्टेंस तो मीटर में आने वाला है, क्योंकि AB का जो हाइट दिया है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द लाइट हाउस जो दिया है मीटर पे दिया है, यानी CD का भी जो डिस्टेंस आएगा मीटर में आएगा। इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दिए तो CD का वैल्यू आ गया, और CD क्या है, डिस्टेंस है, राइट। तो वही डिस्टेंस हमें पता चल गया, टाइम पता है मिनट में, तो वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर स्पीड आ जाएगा मीटर पर मिनट में, और वही चीज़ पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 poles ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड. फाइंड अ पॉइंट बिटवीन देम on the road and the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो यहाँ पे बोला है कि एक रोड है, रोड के बीच में एक पॉइंट है, बीच में मतलब ये नहीं बोला है कि मिडल पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन अलग अलग है, तो ऑब्वियसली पॉइंट जो है मिडल में नहीं आएगा। मिडल में नहीं आएगा यानी इस रोड में कहीं पर भी ये पॉइंट लाई कर सकता है, और लाई करके क्या करता है, यहाँ पर जो AB और CD है, इक्वल पोल्स हैं, उनके साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है।
तो सपोज हम क्या मान के चल रहे हैं कि ए बी जो है एच मीटर का है और वो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना रहा है पॉइंट पी से वो 60 डिग्री का है, और जो सी डी पोल के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है कहाँ से, पॉइंट पी से, वो 30 डिग्री का है। और ये भी हमें बोल दिया कि दोनों पोल के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी फुट से लेकर फुट तक जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर। यानी अगर हम पोल ए बी से पी तक का अगर डिस्टेंस एक्स मान लेंगे, एक्स मीटर मान लेंगे, तो पॉइंट पी से लेकर पॉइंट सी तक जो डिस्टेंस होगा, यानी सी डी पोल तक जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 80 माइनस एक्स, फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि ए सी 80 है। तो अगर हम ए पी को अगर एक्स मीटर मानेंगे तो पी सी 80 माइनस एक्स मीटर होगा, राइट। फिर हमें एक्चुअली यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हाइट ऑफ द पोल निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स निकालना है। यहाँ पर हमें क्या क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ए बी निकालेंगे तो ऑब्वियसली सी डी आ जाएगा, और यहाँ पर हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालने से क्या होगा कि हमें डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी आ जाएगा, ए एंड पी आ जाएगा, और डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी भी आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर क्या क्या राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है बी ए पी, जहाँ पर कि आप 1060 डिग्री का वैल्यू यूज़ करके एच का वैल्यू निकाल लेंगे, और ट्रायंगल DCP निकालेंगे। ट्रायंगल DCP जो वो भी एक राइट ट्रायंगल है, वहाँ पर 1030 का वैल्यू निकाल के एच का वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो वैसे भी अल्टीमेटली हमें क्या करना है, एच और एक्स तो दोनों चाहिए ना, तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों ही ट्रायंगल में एच का वैल्यू निकाल लेंगे सो दैट दोनों इक्वेट हो जाए। तो क्योंकि अभी एक ही वेरिएबल बचा है तो उस एक वेरिएबल को आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, एक्स आ गया, राइट। और एक्स आने से आप देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या, एच इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3, तो एच इज इक्वल्स टू एक्स रूट 3 है, तो वहाँ पर उसमें एक्स का वैल्यू पुट करके एच का वैल्यू भी निकाल लेंगे, राइट। फिर जो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स एंड द पॉइंट बोला था वो भी इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट पूछा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 seconds the angle of elevation changes to 30 degree if the aeroplane is flying at a constant height of 1500√3 meter find the speed of the plane in kilometer per hour। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सा क्वेश्चन हमें दिया है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन बी से लेकर सी तक सपोज ट्रैवल कर रहा है, तो एरोप्लेन जब पॉइंट बी पे था, पॉइंट बी पे होने से उसका पॉइंट ए से जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो 60 डिग्री था, और जब वो पॉइंट सी पे चला गया वही कॉन्स्टेंट हाइट पे, पहले वो 1500√3 मीटर पे उसके हाइट पे था, अभी भी उतने ही हाइट पे है, हॉरिजॉन्टली वो मूव कर रहा है, और जब वो बी टू सी जाता है, सी पॉइंट पे पहुंचने से उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 30 डिग्री बन जाता है। और यहाँ पर हमें पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना इन किलोमीटर पर आवर। तो हमें सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, हमें बी से लेकर सी तक यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे टाइम तो दे दिया, राइट, लेकिन यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गया। दिक्कत क्या है यहाँ पर कि यहाँ पे टाइम 15 सेकेंड्स दिया है, उसको हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर बी सी डिस्टेंस जो है वो हमारे मीटर में है, राइट, क्योंकि ये जो हाइट दिया है वो मीटर भी दिया है। बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस आएगा, यानी जो बी सी डिस्टेंस आएगा वो मीटर में आने वाला है, तो उसे बस हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको देखना कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर ट्रायंगल जो राइट ट्रायंगल बन रहा है वो BLA बन रहा है, उधर से 1060 का वैल्यू हम पुट करके हम AL का वैल्यू निकाल लेंगे, और ट्रायंगल CMA में 1030 का वैल्यू पुट करके AL प्लस LM इज इक्वल टू 4500 निकाल देंगे। फिर हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे किया था, जैसे इक्वेशन 1 से AL का वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इससे क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम B to C आ जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम B to C क्या है, LM के बराबर है, राइट, तो वो आ जाएगा। तो वो क्योंकि मीटर में दिया था, आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। और क्या होता है, 1000 मीटर अगर 1 किलोमीटर होता है तो 3000 मीटर कितना होगा, 3 किलोमीटर होगा। टाइम आपको निकालना है, टाइम आपको सेकेंड्स में दिया है, इसको आर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 × 60 करना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड मतलब 1/60 मिनट्स होता है, और 1 मिनट मतलब 1/60 आवर होता है। तो सेकेंड से आर करने के लिए 15 सेकेंड्स मतलब 15/60 × 60 आवर्स का हो जाता है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम आप करेंगे, तो आपका जो डिस्टेंस था किलोमीटर में तो हमने डाल दिया है, और जो टाइम है उसको आर में डाल दिया है। इससे क्या होगा, आपका जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degree and 45 degree. Find the height of the hill. तो यहाँ पर हमने मान के चला है कि जो height of the hill है वो h किलोमीटर है। किलोमीटर में हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है कि angles of depression of two consecutive kilometer stones बोला है। तो consecutive kilometer stones मतलब जब आप रास्ते में जाते हैं तो आपको हर एक किलोमीटर में आपको स्टोन्स दिखाई देते हैं जिसमें किलोमीटर्स लिखा होता है। तो ये जो किलोमीटर स्टोन है कहाँ पर है, पॉइंट सी में और पॉइंट डी में है। ऑब्वियसली किलोमीटर स्टोन्स मतलब क्या, दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 1 किलोमीटर का होने वाला है, राइट। और वो बोला है कि एक किलोमीटर स्टोन जो है उससे अगर एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो दूसरे वाले किलोमीटर स्टोन का एंगल जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया है उससे हम क्या करेंगे, उसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल करके हॉरिजॉन्टल में लेके आ जाएंगे, राइट।
ये 45 दिया है तो ये 45 हुआ, राइट। और हम क्या करेंगे, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह यहाँ पे देख के उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दो राइट एंगल बन रहा है, क्या दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABC बन रहा है, जहाँ पर कि हम tan 45 का वैल्यू निकाल के उसका वैल्यू पुट करके x = h कर सकते हैं। और ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री का वैल्यू यूज़ करके हम यहाँ पर ये चीज़ निकाल सकते हैं, 1/√3 = h/h+1। फिर यहाँ पर हम इक्वेशन 1 में देख सकते हैं, इक्वेशन 1 में क्या है, इक्वेशन 1 में x = h बोला गया है। तो जहाँ पर यहाँ पर x था वहाँ पर अभी h पुट हो गया, राइट। क्यों हमने ऐसा किया, सो दैट अब यहाँ पर एक वेरिएबल बचेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे आगे, सॉल्व करने से यहाँ पर हम देख सकते हैं √3 का वैल्यू भी पुट हुआ है। √3 का वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पर जो h का वैल्यू है वो इजीली आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 20 मीटर longer when the sun's altitude is 45 degree when it is 60 degree. Find the height of the tower. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया हमें हाइट ऑफ द टावर यानी AP निकालना है, जिसको कि हमने h मीटर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो सब जब सन का पोजीशन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आप देख सकते हैं, जब सनलाइट कुछ इस तरह से गिर रहा था, AC के डायरेक्शन में गिर रहा था, तो इससे हुआ क्या, जो x मीटर का यहाँ पर शैडो बना। लेकिन जब सन का जो पोजीशन चेंज हुआ, सन का पोजीशन चेंज होने से यहाँ पे AD के डायरेक्शन में लाइट गिर रहा था, इससे हुआ क्या, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है यहाँ 45 डिग्री बना। तो इससे हुआ क्या, शैडो जो है ऑब्वियसली थोड़ा सा लंबा बना, 20 मीटर लंबा बना। जब सन के रेज AC के डायरेक्शन में आ रहे थे तब क्या हो रहा था, BC के लेंथ का शैडो बन रहा था। लेकिन जब सन का पोजीशन चेंज हुआ और AD के अलॉन्ग जब लाइट गिरा, तब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बना और शैडो BD के बराबर बना। और जब ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 डिग्री हुआ, वहाँ पर जो BD का लेंथ वो ऑब्वियसली कैसा हुआ, थोड़ा सा BC से बड़ा हुआ। तो BC से कितना बड़ा हुआ, 20 मीटर बड़ा हुआ। लेंथ ऑफ द शैडो कितना ज़्यादा हुआ, 20 मीटर ज़्यादा हुआ। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो BC को तो x मीटर लिखा हुआ है क्योंकि वो हमें उस वैल्यू को हम नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे जो शैडो को लेंथ इंक्रीज़ हुआ, कितना इंक्रीज़ हुआ, 20 मीटर इंक्रीज़ हुआ, इसलिए वो चीज़ लिख दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको देखना है राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है ABC। राइट ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं tan 60 डिग्री का वैल्यू यूज़ करके आप x निकाल देंगे h/√3। ऐसे ट्रायंगल ABD में आप tan 45 का वैल्यू यूज़ करके यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा 20 + x = h। फिर यहाँ पर जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर लेंगे, x का वैल्यू जो है यहाँ पर आप पुट कर देंगे। पुट करने से आपको देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है जो कि h है। उस वेरिएबल h को सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगा। और यहाँ पर वैसे क्वेश्चन में √3 का वैल्यू तो दिया ही नहीं गया, लेकिन यहाँ पे खुद से वैल्यू पुट कर दिया मैंने। आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, नहीं करने से भी चलेगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो आप पुट करेंगे डेफिनेटली, नहीं दिया है तो आपके पास अगर टाइम है तो आप √3 का वैल्यू पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ पिलर विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? Suppose हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक होल है H, इसी के ऊपर एक पिलर है, पिलर के टॉप पे पीकॉक बैठा है जो कि P से डिनोट किया गया है। सपोज मान लेते हैं कि ये जो पीकॉक P है और यहाँ पे जो स्नेक S है, ये पीकॉक स्नेक को कहाँ पकड़ेगा, सपोज मान के चलते हैं कि वो C पॉइंट पे पकड़ लेता है। और एक चीज़ क्या बोला गया है कि इन दोनों का स्पीड इक्वल है, राइट। तो स्पीड इक्वल होने से यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पीकॉक और डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्नेक सेम होगा। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर PC जो है, PC = SC के बराबर है। और ये SC आया कहाँ से, मैंने यहाँ पे मान के चला है कि होल से लेकर जो पॉइंट ऑफ कैचिंग है वो वाला x मीटर है। और वो यहाँ पे बोला क्या गया है कि वो स्नेक जिस पॉइंट पे है, स्नेक जिस पॉइंट में है और होल जहाँ पर है, उन दोनों के बीच में 27 मीटर का डिफरेंस है। तो अगर CH x मीटर होगा तो ऑब्वियसली HC जो होगा, SC जो होगा, स्नेक से लेकर पॉइंट C तक जो डिस्टेंस होगा वो 27 - x होने वाला है, राइट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्नेक जितने स्पीड में जा रहा है पीकॉक भी उतनी ही स्पीड में जाने वाला है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्नेक होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पीकॉक जो होगा वो सेम होने वाला है, क्योंकि उन दोनों का उनका जो स्पीड है वो सेम है। इसीलिए फिर आपको सिंपली क्या करना है, ट्राइंगल PHC में आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। और पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से h² = p² + b² हो जाएगा और इससे आपको जो x का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ 80 मीटर हाई ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बर्ड इज 45 डिग्री। द बर्ड फ्लाइज अवे हॉरिजॉन्टली इन सच अ वे दैट इट रिमेन एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। After 2 seconds, the angle of elevation of the bird from the same point is 30 degree. Find the speed of flying of the bird. यहाँ पर भी हमें √3 = 1.732 लेना है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जैसा सिमिलर सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि ट्री है जिसका हाइट है 80 मीटर, यहाँ पे ED = CB = 80 मीटर हो जाएगा। बोला है कि बर्ड है, बर्ड जो है C से E तक ट्रैवल कर रहा है जिसको कि 2 सेकेंड्स लग रहा है।
यहाँ पर स्पीड ऑफ द बर्ड निकालना है और यहाँ पे बोला नहीं गया है कि कौन सा यूनिट में निकालना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हाइट ऑफ द ट्री है मीटर में दिया है और यहाँ पे जो टाइम दिया सेकंड्स में दिया है। तो यहाँ पर जो स्पीड आएगा ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब बर्ड जो सी पॉइंट पे होता है तो सी पॉइंट पे होते हैं उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री होता है, और जब वो ई पॉइंट पे आ जाता है हॉरिजॉन्टली फ्लाई करके तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है 45 डिग्री बन जाता है। यहाँ पर हमको बर्ड का डिस्टेंस ट्रैवल्ड हमको BD लेना है जो कि x मीटर के बराबर है, और बाकी AB को हम y मीटर ले सकते हैं। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे राइट ट्रायंगल कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल बन रहा है EDA में, जहाँ पर 1030 का वैल्यू यूज़ करके हम x का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। और x का वैल्यू कैसे आएगा, उसके लिए आपको ट्रायंगल CBA में 1045 का वैल्यू निकालना है। 1045 से y का वैल्यू आपको 80 मिल जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाली इक्वेशन में देख सकते हैं जहाँ पर y है, y का वैल्यू आप 80 पुट कर लेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू इजीली आ जाएगा। और x ही तो आपको चाहिए था, x क्या है dB, और dB EC के बराबर है, और वही तो आपको चाहिए, डिस्टेंस चाहिए वहाँ से। तो स्पीड हो गया डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 3 मीटर अबव द ग्राउंड, फ्लाइंग एट दिस साइड द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन of 2 points on both banks of a river in opposite directions are 45 degree and 60 degree respectively. Find the width of the river. Suppose हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे एक रिवर है और रिवर का जो बैंक है एक है B और एक है D, और यहाँ पर क्योंकि बोला है कि एक एरोप्लेन है पॉइंट A पे सपोज मान के चलते हैं तो उसके अपोजिट में 2 बैंक्स है और एक बैंक के साथ वो 45 डिग्री एंगल बना रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, जिसको कि हमने एंगल ऑफ एलिवेशन की तरह हमने कंसिडर कर लिया है। कैसे कंसीडर किया, ये जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं उस तरह से, राइट। वैसे हमें और एक बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 दिया है तो उसको हमने क्या किया, एंगल ऑफ एलिवेशन के तौर पे देख के उसको नीचे हमने उतार दिया। फिर हमें यहाँ पर क्या दिया, हाइट एट विच द एरोप्लेन इज फ्लाइंग दिया जो कि 300 मीटर्स, राइट। हमें यहाँ पे निकालना है विड्थ ऑफ द रिवर जो कि BC और CD को ऐड करने से आ जाएगा, BC और CD को ऐड करने से BD आ जाएगा जो कि विड्थ ऑफ द रिवर है, राइट। तो ये कैसे करेंगे, उसके लिए हम देखें राइट ट्रायंगल ACD में, उसमें हम देख सकते हैं 1060 का वैल्यू यूज़ करके यहाँ पर CD का वैल्यू निकाल दिया गया है। वैसे ही ट्रायंगल ACB में 45 डिग्री का वैल्यू यूज़ करें, यहाँ पे AC का वैल्यू निकाल दिया है, और AC ऑब्वियसली देख सकते हैं AC जो BC के बराबर है, और BC का वैल्यू इससे आपका आ जा रहा है 300 मीटर। तो रिक्वायर्ड विड्थ ऑफ द रिवर आपका BC प्लस CD करके इजीली आ जाएगा। अगर आपका कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।